अब अगला इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? जैसे कि मान लें, अगर वाटर है, केवल पानी है और कुछ भी उसमें मिला हुआ नहीं है, तो उसे हम बॉयल करेंगे तो उसका अपना नेचुरल वेपर बनेगा, उसका नेचुरल वेपर प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगी। फ्रीज करेंगे तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी 100 डिग्री सेल्सियस होगी, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगी। लेकिन इसमें जब हम मान लिया कि नमक मिला दिया या फिर चीनी मिला दी या कोई भी सोल्यूट मिला दिया, तो अब जो है प्योर फॉर्म में जितना वेपर बनता था उतना वेपर नहीं बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगी। तो अब वेपर प्रेशर जो है जितना बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि लिक्विड के सरफेस पे लिक्विड के भी पार्टिकल है, यानी कि वाटर के सरफेस पे वाटर का भी पार्टिकल है और सोल्यूट का भी पार्टिकल है। तो केवल वाटर का पार्टिकल ही वेपर बनाएगा, सोल्यूट तो वेपर बनाएगा नहीं। तो इसलिए वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है सोल्यूट को डालने के बाद जो प्रॉपर्टीज आती है, इसी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब वाटर प्योर फॉर्म में है तो वहां पर ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब उसमें हम कोई सॉलिड सोल्यूट मिला देते हैं तो ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो इसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टीज of the solution which depend upon number of solute particles, number of solute particle, but do not depend upon nature of solute particles are called colligative properties. ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। सोल्यूट चाहे कुछ भी हो, चाहे नमक डालूं, चाहे शुगर डालूं, चाहे यूरिया डालूं, कुछ भी डालूं, केवल कितने नंबर है पार्टिकल के उस पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट सी डिनोट करते हैं। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे डेल्टा टीएफ से। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे पाई से डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
जिसे RLVP भी शॉर्ट में कहा जाता है। यहां पर सॉल्वेंट ए है जो कि लिक्विड है, यानी कि वोलेटाइल है। सोल्यूट है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, और ये है सॉलिड। सॉलिड नॉन वोलेटाइल होते हैं। हम लोगों ने राउट्स लॉ में देखा था कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए नॉट एक्स ए के बराबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होता है। अब सोल्यूट जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, जीरो। तो ये पूरा जीरो हो गया। तो यहां पर टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए के बराबर हो जाएगा। अब एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी। क्यों हमने लिखा? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 होता है। तो एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, पी ए नॉट एक्स बी को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं, पी ए नॉट एक्स बी, और ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी एस। अब एक्स बी बराबर क्या हो गया? पी ए नॉट माइनस पी एस। देखिए, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये है पी ए नॉट, तो ये पी ए नॉट नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। तो इसे कहेंगे ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके रिलेशन में? तो पी ए नॉट के रिलेशन में। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन हमें बताता है कि सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक। अब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मच लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे कि Na प्लस Nb को ये लगभग Na के बराबर में ही हम ले लेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, ये रिलेशन तभी हम यूज करेंगे जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, है ना। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है और इसको हम लोग यूज कर देंगे तो थोड़ा सा हमारा आंसर डिफर कर जाएगा, है ना। तो अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ें, वो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ? लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब एक चीज और, पीए नॉट माइनस पीएस, अब नीचे देखिए यहां पर क्या है, पीए नॉट। अब अगर मैं यहां पर पीएस लिखूं तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन बी अपॉन एन ए के बराबर आता है, एंड दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इफ 100 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 432 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां पर देखिए ये कितना है, 100 ग्राम है, वाटर कितना है, 432 ग्राम है, तो दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं है ना? तो इसे हम डाइल्यूट के कैटेगरी में नहीं लेंगे, है ना? अगर मान लिया कि यहां पर 1 ग्राम होता तब ये डाइल्यूट में माना जाता। तो हमें आरएलवीपी का पता करना है। आरएलवीपी क्या होता है? पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 100 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 100 ग्राम। मोलिकुलर वेट में ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो सॉल्वेंट कितना है, 432 ग्राम वाटर। तो गिवन मास इज 432 अपॉन 18 प्लस 100 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। तो ये तो कैंसिल होकर 1 हुआ, ये भी कैंसिल होकर 1 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 432 प्लस 18 अपॉन 18, तो 18 अपॉन ये कितना हो गया, 450। तो 18 अपॉन 450 1/25 यानी कि 0.04। तो 0.04 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग एक दूसरा भी करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस व्हेन डिसॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर lowered its vapor pressure by 0.5 millimeter Hg at a given temperature. Vapor pressure of water at this temperature is 25 millimeter Hg. तो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा एक चीज और भी समझो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है? बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मोलिकुलर मास निकालना डिफिकल्ट होता है, तो उसका मोलिकुलर मास हम सोल्यूट के रूप में इस्तेमाल करके निकालते हैं। तो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सबों को निकालने के लिए ही, उनका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या हुआ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो W हमने क्या लिया, गिवन मास, और MM क्या है, मोलर मास। तो डेल्टा P ये दिया हुआ है, लोअर्ड इट्स वेपर प्रेशर बाय दिस। तो यहां पर डेल्टा P दिया हुआ है 0.5 एंड PA नॉट दिया हुआ है 25। तो 0.5 अपॉन 25 इक्वल टू वेट कितना है 4 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 36 ग्राम अपॉन 18 ग्राम वाटर का मोलर मास, प्लस 4 अपॉन दिस। चलिए तो ये हो गया 1/50 इक्वल टू 4 मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 2 प्लस 4 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1/2 प्लस 4 प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो 4 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस 4 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये कैंसल्ड आउट हो गया। 1/50 इक्वल टू 4 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस 4, 2 मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 50 200, 2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 200 माइनस 4 इक्वल टू 196। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 196/2 इक्वल टू 98 है ना। अब क्या है मोलर मास, तो मोलर मास के लिए हम लोग ये यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। सर पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा है इफ योर आंसर इज एक्स देन राइट एक्स इनटू 100, तो उसका क्या है? ओ यस 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 यस। तो यहां पर जो है अकॉर्डिंग टू इफ योर आंसर इज एक्स देन राइट, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा देता हूं। हियर x is 0.04, hence x into 100 equal to 0.04 into 100 इक्वल टू 4। अब सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे डेल्टा टीबी से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यहां पर टीबी क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में यूजली हम लोग मोलेरिटी या मोलेलिटी लेते हैं। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी में कौन ज्यादा ट्रस्टवर्थी है, तो मोलेलिटी, क्योंकि मोलेलिटी टेम्परेचर पर वेरी नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट हमने दिया केबी इंटू एम। अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यहां पर केबी जो कांस्टेंट है उसको क्या कहते हैं,
एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इन तीनों में से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है पेपर में, तो इसलिए ये तीनों नाम जानना जरूरी है। केबी जो है अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। तो केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अलग अलग के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग केबी की वैल्यू होती है। अब एक चीज, अब यूनिट ऑफ केबी क्या होगी? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन मोलेलिटी। तो इसका जो है टेम्परेचर का तो हो जाता है केल्विन, और मोलेलिटी का मोल पर किलोग्राम। तो यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा है कि हम लोग वाटर के केवी की वैल्यू याद रखेंगे। केबी फॉर वाटर इज 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फाइंड आउट मोलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, मोलेलिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा देखिए, मोलर मास जो होता है वो तो हमेशा ग्राम में होता है। तो हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, तो सारे पैरामीटर्स जो हैं एक ही तरह के यूनिट में हो। ये ना कि कोई किलोग्राम में है कोई ग्राम में है। तो अगर किलोग्राम है, या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000। तो यहां पर आ जाएगा क्या? केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो फाइनली मोलर मास ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ solvent. This formula is used to calculate molar mass या molecular mass of solute. थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट यहां घट रहा है ना, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था। तो यहां पर टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। यहां टीएफ नॉट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which vapor pressure of the substance in liquid phase becomes equal to vapor pressure of substance in solid phase is called as freezing point. Depression in freezing point is directly proportional to molality of the
सॉल्यूशन, यानी डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो यहां देंगे के एफ मोलिलिटी, यही हमारा मेन फॉर्मूला हुआ। अब यहां पर जो के एफ है इसे हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, या इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। अब जैसे केबी का था उसी तरह से के एफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डिफरेंट लिक्विड के लिए के एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब जरा यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम केल्विन, और ये हो गया मोल पर किलोग्राम, तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब जब हमने वाटर के केवी की वैल्यू याद रखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि के फॉर वाटर भी हम याद रखें। ये होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, मोलर मास या मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसी के आधार पर डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी, मोलिलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और इसका मतलब हुआ के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसे ग्राम में बनाना पड़ेगा। तो हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल is used in motor vehicles as coolant, और दूसरा एंटी फ्रीजिंग एजेंट। कूलेंट का मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाए, कूलेंट इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट डिक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर हमने पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया तो मोस्टली जो है कूलेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल का बनता है। आजकल कुछ नई नई चीजें भी आ गई हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका देखिए एक फायदा ये भी होता है कि बहुत ज्यादा ठंड प्रदेश जो होता है, जैसे कि कनाडा वगैरह है, अमेरिका वगैरह है ना, या हमारे शिमला वगैरह में भी है ना, ऊटी वगैरह में भी, तो ठंड के दिनों में सड़कें जो है बर्फ से ढक जाती हैं, और बर्फ जो होती है बहुत कठोर बर्फ, आइस कटर लोग रखते हैं अपनी गाड़ियों में और उससे काटते हैं, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की मशीनें होती हैं। और सबसे ज्यादा यहां पर जो यूज होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड हमने क्या किया, बर्फ पे डाल दिया, तो बर्फ पानी है तो उसके साथ अमोनियम क्लोराइड मिला, यानी कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट घट गई। अब मान लिया कि घट के माइनस कुछ पर चली जाए और उतना अभी टेम्परेचर है नहीं, तो वो क्या होगा, सारी बर्फ जो है पानी बन के पिघल जाएगी, और हमारा जो है हमारी सड़क जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी, गाड़ी के आने जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा। सॉल्ट इज स्प्रेड ऑन आइसी रोड्स बिकॉज इट लोअर्स freezing point of water, freezing point diffraction, causing ice to melt even below 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां जो सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, डी आइसिंग एजेंट के रूप में कर रहे हैं। दीज सॉल्ट एक्ट एज डी आइसिंग एजेंट। कॉमन डी आइसिंग एजेंट्स आर सोडियम क्लोराइड,
अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, चोजेन, बेस्ड ऑन कॉस्ट, हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, एंड इफेक्टिवनेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।